अभी देख रहे हैं जुनूनिया पागलपन भाग 31। इससे पहले इस कहानी के 30 भाग अपलोड हो चुके हैं चैनल पर। प्लीज आप सभी लोग वो भाग जरूर पढ़ लीजिएगा। तो आप सब ने अब तक पढ़ा था अवनी और रणवीर जो रजिस्टर मैरिज कोर्ट में शादी कर रहे थे। तो शादी के बाद अवनी शर्मा कर रणवीर से जाती है तो अपने पिता महेश शर्मा से टकरा जाती है, जिसे देखकर अवनी काफी ज्यादा डर जाती है। तो रणवीर अवनी की इतनी ज्यादा टेंशन देखकर उसे रॉय पैलेस ले आता है और शर्मा परिवार को वेटिंग रूम में बैठाता है। अब देखते हैं आगे। रॉय पैलेस। अवनी अब तक सो चुकी थी, इसीलिए रणवीर उसे गोद में ही उठाकर अंदर की तरफ लेकर आया और साथ ही उसने फैमिली डॉक्टर्स की टीम भी विला में ही बुला ली थी। सब इस वक्त हॉल में खड़े हुए थे और आज काफी ज्यादा हुए हादसे से सोच में पड़े थे। मानव अभी वहां पर नहीं था, वो रूही को उसके घर छोड़ने गया था, पर उसे अवनी की चिंता हो रही थी, जिस वजह से वो भी काफी ज्यादा फास्ट ड्राइविंग कर रहा था और आज के बाद उसे बहुत ज्यादा सोच में पड़ चुका था। सबसे ज्यादा बुरा तो मानव को अवनी के लिए लग रहा था। अवनी भले ही उस सबके सामने काफी ज्यादा स्ट्रांग दिखाती हो, पर असल में वो काफी ज्यादा मासूम है। उसे दुनिया की असली चेहरे अभी तक पता नहीं है। उसके पापा भी उसके लिए काफी हद तक एक अजीब किस्म के इंसान ही हैं, जो कि सिर्फ अपने बेटे से ही प्यार करते हैं, वो भी इसीलिए क्योंकि वो एक लड़का है और अवनी एक लड़की है। मानव एक डॉक्टर है, इसीलिए अवनी की मेंटल हालत को अच्छे से समझ सकता था, इसीलिए इसे अवनी की बहुत ही ज्यादा फिक्र हो रही थी। तो मानव ने किसी तरह से रूही को समझा दिया था, पर वो खुद बहुत ही ज्यादा परेशान हो रहा था और बहुत ज्यादा फास्ट ड्राइविंग करने से मानव लगभग आधे घंटे में ही वापस घर आ गया और वो सीधा ही रणवीर के रूम की तरफ बढ़ गया। अवनी जो शायद टेंशन की वजह से नींद में बेहोश हो गई थी, जिसे देखकर रणवीर काफी पहले ही बहुत ज्यादा महसूस कर लेता है। इस वक्त रणवीर अवनी का हाथ थामे बड़ी ही प्यार से बेड पर अवनी के सिरहाने बैठा हुआ था। उसके चेहरे के भाव सख्त थे, जिसे देखकर सभी डॉक्टर्स काफी डर रही थी। थोड़ी देर बाद अवनी को बहुत ज्यादा ऑक्सीजन करने की जरूरत पड़ी है। डॉक्टर रणवीर से बोली, सर मैम को शायद किसी बात का सदमा लग गया है और उनकी बीपी काफी लो है। शायद इसी वजह से वो अभी बेहोश हो गई थी, पर अभी हमने इनका ट्रीटमेंट तो कर दिया है और शाम तक इन्हें होश भी आ जाएगा। पर आपको एक चीज का अच्छे से ख्याल रखना होगा, इनकी कंडीशन किसी भी हादसे को अभी संभालने के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है और इन्हें थोड़ा सा भी स्ट्रेस काफी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है इनके लिए। बस इन्हें खुश रखिए और किसी भी तरह की परेशानी ये बिल्कुल भी अपने दिमाग पर ना ले। उस डॉक्टर की बात सुनकर रणवीर के एक्सप्रेशंस और डार्क हो गए, तो वहीं दरवाजे पे खड़ा मानव और भी ज्यादा शॉक में हो गया। रणवीर ने उन डॉक्टर्स की टीम को जाने का इशारा किया और इजाजत मिलते ही सब के सब जान में जान लेते हुए वहां से बाहर जाने लगे। मानव अंदर आया और अवनी की दूसरी साइड बैठकर उसे देखने लगा। नीचे सब ने जब डॉक्टर्स को आता देखा और अवनी से कंडीशन उससे पूछने लगते हैं, तो उन्होंने बताया कि अवनी अब ठीक है। तो सबकी जान में जान आई, पर रणवीर के फ्लोर पर किसी को भी जाने की इजाजत बिल्कुल भी नहीं थी। पर पिछली बार रणवीर ने अवनी के लिए वो सब कुछ किया था, पर इस बार किसी की भी हिम्मत नहीं हुई थी कि रणवीर के सामने जाए और उससे कुछ भी पूछे। और कहाँ, सबको इस वक्त कहीं और ही होना था, पर वो कहाँ पर थे? सब इसी सोच में थे। आज अवनी का इतना स्पेशल दिन बर्बाद हो गया था, पर सब खुश थे कि सब नहीं है, पर उनकी शादी तो हो गई। रणवीर के रूम में मानव ने अवनी को देखा, जो बहुत ही ज्यादा बेहोशी हालत में लेटी थी। कुछ पल उन दोनों में से कोई भी कुछ नहीं बोला, पर वहां की शांति को तोड़ते हुए मानव ने रणवीर से पूछा, रणवीर तू क्या सोच रहा है? क्योंकि जितना मैं तुम्हें जानता हूँ, तू शांत रहने वालों में से बिल्कुल भी नहीं है और यहाँ तो बात तेरी जान की है और फिर मेरी लिटिल प्रिंसेस की भी तो है।
रणवीर ने मानव की बात सुनी और अवनी को ठीक से ब्लैंकेट से कवर करके बालकनी की तरफ जाने लगता है। तो मानव उसके एक्सप्रेशन समझ जाता है और उसके पीछे वो भी चला गया। तभी रणवीर का चेहरा अब भी बिल्कुल भावहीन ही था। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, पर उसकी आंखों में गुस्सा साफ नजर आ रहा था। उसने अपने गुस्से को कंट्रोल करके मानव से कहा कि सही सोच रहे हो तुम, मैं इतनी आसानी से उन्हें बिल्कुल नहीं जाने दूंगा। राका ने जो किया है उसकी सजा तो उसे मिल ही रही है, पर मुझे अपनी जान के हर उस आंसू का बदला लेना है जितना भी उन्होंने उसे टॉर्चर किया है। और अब सबसे पहले तो शुरुआत उनसे करूंगा जिन्होंने मेरी जान को थप्पड़ मारा था और उसे बेचैनी करने की कोशिश की थी, परेशान किया है उसे। रणवीर की सारी बातें और उसका गुस्सा मानव एकदम महसूस कर रहा था और उसे भी उतना ही गुस्सा आ रहा था कि जितना कि रणवीर को आ रहा था। रणवीर ने अपनी बात को खत्म किया और वो सीधा वॉशरूम की तरफ बढ़ जाता है। उसके जाने के बाद मानव भी वहां से बाहर की तरफ चला गया। उसके दिमाग में भी कुछ चल रहा था। रणवीर अपने कपड़े चेंज करके बाहर आया और उसके एक हाथ में एक वाइट शर्ट थी। रणवीर अवनी के पास आया और उसने अवनी को ब्लैंकेट के अंदर ही उसके कपड़े चेंज करने लगता है। तो थोड़ी देर के बाद रणवीर ने प्यार से अवनी के माथे को चूमा और अपनी इंटेंस नजरों से उसे देखकर कहा, सॉरी जान, हमारे होते हुए भी आपको वो सब कुछ झेलना पड़ा, पर आई प्रॉमिस यू जान, बहुत ही जल्द मैं आपको सबकी भरपाई करके दूंगा। आपको इतना प्यार करूंगा कि आप अपनी सारी कड़वी यादों को अपने दिल से बिल्कुल मिटा देंगी। पर उससे पहले मुझे कुछ और ही करना होगा। आपको आपकी सारी परेशानियों की वजह को एकदम से दूर करना होगा, जिसकी शुरुआत आज शाम को ही होगी। आखिर उन्हें पता होना चाहिए कि आपको हर्ट करने का क्या अंजाम होता है, क्या सजा मिलती है। ऐसे ही नहीं जाने देने वाला मैं उन्हें। उन्हें रणवीर राय कौन है बताना ही पड़ेगा। अगर अभी नहीं बताया तो शायद। रणवीर खुद से ही ये सब कुछ बोल रहा था और उसकी बातों में गुस्सा साफ नजर आ रहा था। आज रणवीर काफी ज्यादा बदला हुआ दिख रहा था। उसका जुनून आज उसके सिर पर चढ़कर बोल रहा था और उसने आज तक कभी भी ऐसी बातें नहीं की थी। पर आज उसे क्या हो गया था वो खुद भी नहीं जानता था। जब उसने अपनी जान के गालों पर थप्पड़ को देखा तो उसका एकदम से खून खौलने लगा, पर अवनी को देखकर उसने अपने आप को काफी मुश्किल से रोक रखा था, क्योंकि उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था अवनी का लाल गाल देखकर। तभी शाम के 5 बजे का समय था। पैराडाइज होटल के एक कमरे में रणवीर और मिस्टर महेश शर्मा बैठे हुए थे। वहाँ का माहौल काफी ठंडा और शांत था। वहाँ पर बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस था। लगभग 5 मिनट से लगातार बस एक दूसरे को घूरने के बाद वहाँ की शांति को तोड़ते हुए महेश जी रणवीर से अपनी कड़क आवाज में बोले कि मेरी बेटी कहाँ पर है। और उनकी ये बात सुनकर रणवीर हल्के से मुस्कुराया और धीरे से बोला, बहुत ही जल्दी याद आ गया आपको, आपकी बेटी कहाँ पर है। वैसे अब वो आपकी बेटी बिल्कुल भी नहीं है, मेरी जान है। महेश जी गुस्से से रणवीर को घूर कर बोले, तुम होते कौन हो मेरी बेटी के बारे में ऐसी घिनौनी बातें करने वाले। बताओ तुमने मेरी बेटी को कहाँ पर रखा है। रणवीर महेश जी की बात पर बिना किसी भाव के अपनी कोल्ड वॉइस में बोलता है कि रिलैक्स रिलैक्स मिस्टर शर्मा, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी आदमी आपकी ये आवाज सुनकर आपके साथ कुछ गलत ना कर दे। शायद आपने यहाँ आने से पहले मेरे बारे में ठीक से जाना नहीं है, तभी आप ऐसे बोलने की हिम्मत कर रहे हैं। अगर आपको पता होता कि मैं कौन हूँ और मेरे सामने ऊंची आवाज में बात करने वाले के साथ मैं क्या करता हूँ, तो महेश जी क्या तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो मिस्टर रणवीर राय। उनकी बात पर रणवीर तिरछा मुस्कुराया और बोला कि नो, अगर डराना होता तो अभी आप यहाँ पर जिंदा न खड़े होते मिस्टर शर्मा, क्योंकि आपने जो मेरी जान के साथ किया है ना, उसके लिए मैं आपकी जान भी ले सकता हूँ। पर क्या है ना कि मिस्टर शर्मा, आपकी बेटी आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती है और उसकी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो बिल्कुल नहीं महेश जी, रणवीर से बोलते हैं, ये धमकी देना बंद करो और साफ साफ बताओ कि मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है।
उनकी बात सुनकर रणवीर भी बोला कि सच्चाई दिखाने के लिए। महेश जी कंफ्यूज और हैरान होकर बोले रणवीर से, सच्चाई? कैसी सच्चाई? और उनकी ये बात सुनकर रणवीर उनको एक फाइल देते हुए बिना भाव से बोलता है कि ये लीजिए, आपके सवाल और आपके जवाब सब इसमें ही है। इसमें शायद ये सब देखकर आपको पता चले कि आपने कितनी बड़ी गलती की है। और मुझे बस आपसे यही कहना था कि किसी भी बात को तय करने से पहले उसके परिणाम और उसका अंजाम हमेशा सोचना चाहिए। आप तो ये सब बात अच्छे से समझते होंगे क्योंकि आप एक बिजनेसमैन जो है। रणवीर ने अपनी बात खत्म की और फिर वहां से जाने लगा। जाते जाते महेश जी रणवीर से बिना किसी भाव से बोले कि क्या वो खुश है तुम्हारे साथ। उनकी ये बात सुनकर रणवीर बिना पलटे बोलता है कि उसके लिए और उसकी खुशियों के लिए रणवीर राय है। आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं हूँ उसके साथ तो वो हमेशा खुश ही रहेगी। अगर परेशान होना ही है तो उसके लिए हूँ ये जिसने आपको धोखा दिया है, क्योंकि रणवीर राय कभी किसी की गलती माफ नहीं करता है। और अपनी बात बोलने के बाद रणवीर एक पल भी वहाँ पर नहीं रुका और सीधा बाहर की तरफ चला गया। महेश जी रणवीर की बातें सुन रहे थे पर शायद उन्हें रणवीर की बातों का मतलब ठीक से समझ में नहीं आया था। वो रणवीर की बातों को याद करके एक टक बस उस फाइल को देख रहे थे जो कि रणवीर ने उन्हें दी थी और सोच रहे थे कि आखिर इसमें है क्या। कहीं न कहीं महेश जी जानते थे कि रणवीर अवनी का बुरा नहीं चाहेगा, पर उस फाइल को देखकर उन्हें बहुत ज्यादा डर सता रहा था कि शायद उसके अंदर कुछ ऐसा है जिस वजह से शायद उनकी जिंदगी में तूफान आ जाए, और उसी से वो डर रहे थे। तो फ्रेंड्स, रात का वक्त हो चला था। रणवीर इस वक्त अपने रूम में था और वो अवनी के सिरहाने पे बैठा हुआ था। अवनी को अब तक होश नहीं आया था। तभी रणवीर ने अवनी को प्यार से देखा और उसके फोरहेड पर किस करके कहा कि वेक अप जान, प्लीज उठ जाइए, हम आपको ऐसे बिल्कुल नहीं देख सकते। आपको पता है कि मैं आपसे कितना ज्यादा प्यार करता हूँ और फिर भी आप हमें इतना ज्यादा तंग कर रही हो। अब जल्दी से उठो। तो रणवीर को इस तरह से बात करते हुए किसी ने भी नहीं सुना था और ना ही किसी ने देखा था। अगर कोई देख ले तो दुनिया का वो अजूबा देखने के समान ही होगा। आधे घंटे बाद रणवीर इस वक्त बालकनी में शांत खड़ा हुआ था और चांद को निहार रहा था। तभी उसके कान में एक चीख की आवाज आती है। रणवीर ने आवाज सुनी तो वो सीधा हाँफते हुए अंदर की तरफ आया और अंदर अवनी को होश आया था और वो उठकर बेड पर बैठी हुई थी। तभी उसका पूरा शरीर कांप रहा था और पसीने से लथपथ बिल्कुल हो गई थी। तभी रणवीर भागकर अवनी के बगल में आकर बैठ गया और उसे अपने गले लगा लेता है। रणवीर को महसूस करके अवनी रोती हुई आवाज में बोली, रणवीर आप हमें छोड़कर कहीं भी मत जाइए प्लीज। अवनी की बात सुनकर रणवीर प्यार से अपने हाथ को अवनी के बाल पर सहलाते हुए बोला, चुप रहो जान, प्लीज रिलैक्स रिलैक्स जान, हम यहीं पर हैं आपके पास और हम आपको छोड़कर कहीं भी नहीं जाएंगे। ओके नाउ टेक अ लॉन्ग ब्रीथ प्लीज। रणवीर की बात सुनकर अवनी ने भी 2 बार गहरी गहरी सांस ली और खुद को शांत करके वो हल्के से बोलती है रणवीर से, रणवीर आई लव यू, आप हमें छोड़कर नहीं जा सकते, कभी भी नहीं। अवनी की इस बात पर रणवीर हल्का सा मुस्कुराया और अवनी से कोल्ड वॉइस में बोला, यस आई लव यू टू जान, और हम आपको छोड़कर कहीं भी नहीं जाने के बारे में सोच तक नहीं सकते। आप जान है हमारी, तो ऐसी बात करना बिल्कुल बंद कर दीजिए प्लीज। रणवीर ने अवनी को कहा और उसे खुद से अलग करके अवनी के दोनों हाथ अपने हाथों में लेकर धीरे से बोलता है कि जान आपको भूख लगी होगी ना, तो प्लीज कुछ खा लीजिए। रणवीर की बात सुनकर अवनी ने अपना सिर हाँ में हिलाया तो रणवीर ने उसे देखा और फिर अवनी के माथे को प्यार से चूम कर कहा कि ओके आप यहीं पर रुको, हम अभी आपके लिए कुछ लेकर आते हैं। तो अपनी बात खत्म करके रणवीर अपनी जगह से थोड़ा सा हिला ही था कि तभी अवनी उसका हाथ रोक कर बोलती है कि आप कहीं भी नहीं जाओगे, आप हमारे साथ यहीं पर रहोगे, आप सिर्फ हमारे पास ही रहेंगे। अवनी के रोकते ही रणवीर फिर से वहां पर बैठ जाता है और उसके लेफ्ट गाल पर हाथ रख कर प्यार से बोला, जान अगर हम नहीं गए ना तो आपके लिए खाना कौन लेकर आएगा, आपको भूख भी तो लगी है ना, हम अभी आ जाएंगे जल्दी से आपके लिए खाना लेकर।
तभी रणवीर की बात सुनकर अवनी थोड़ा सा भोली सूरत बनाकर उसके गले लग जाती है और फिर बोलती है कि नहीं, आप मत जाओ ना प्लीज, खाना कोई और भी तो लाकर दे सकता है। आप किसी सर्वेंट को बोल दो, वो लेकर आ जाएगा। तो अवनी को इस तरह से देखकर और उसकी बातें सुनकर रणवीर ने गहरी सांस ली और अवनी के बालों को प्यार से सहलाते हुए कहा कि जान, क्या हुआ है आपको? आप ऐसे बिहेव क्यों कर रही हो? आपको सोच रही हो क्या? तो रणवीर का सवाल सुनकर अवनी अपनी रोनी हुई शक्ल बनाते हुए बोलती है कि हमें नहीं पता हमें क्या हुआ है, पर हम बस आपके साथ रहना चाहते हैं, इसीलिए आप हमें छोड़कर 1 मिनट के लिए भी कहीं भी मत जाना प्लीज। आज जो कुछ भी हुआ है ना, उसका अवनी पर काफी ज्यादा इफेक्ट हुआ था, जिससे वो ऐसे बिहेव कर रही थी, जिसे रणवीर बखूबी समझ रहा था। इतनी खुशी के बीच किसी का ऐसे आना जो अवनी को काफी ज्यादा इफेक्ट कराता था, और उसकी वजह से अवनी कहीं ज्यादा डर गई थी, और उसका ये डर रणवीर के लिए काफी था समझने के लिए, जिसे वो खुद से दूर करने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। तभी रणवीर ने उसको आगे किया और प्यारी सी मुस्कान के साथ कहा, ओके ओके, हम कहीं भी नहीं जाएंगे, ओके, अब तो आप खुश हो ना? इसकी बात से अवनी मुस्कुराती है और उसकी मुस्कान देखकर रणवीर भी साइड में रखे टेबल से अपना फोन लेता है और फिर नीचे कॉल करके खाना लाने के लिए किसी सर्वेंट को बोलता है। थोड़ी देर के बाद रूम का दरवाजा खुला और एक मेड अपने हाथ में खाने की ट्रॉली लेकर अंदर की तरफ आ रही थी। तभी रणवीर वो रखने के लिए बोलता है और उसे जाने का इशारा कर देता है। आज खाने में अवनी के पसंद का ही खाना था, पर वो पूरा खाना बहुत ज्यादा हेल्दी था। रणवीर ने अवनी को गोद में उठाया और अपने खाने को टेबल पर बैठा दिया। अवनी भी अभी बहुत ज्यादा रणवीर की शर्ट में ही थी, खुद को शर्म से महसूस कर रही थी। उसने देखा कि वो रणवीर की शर्ट में है, पर उसने इस पर अभी ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। तभी रणवीर ने पूरा खाना अवनी को अपने हाथों से खिलाया और फिर खुद भी खाना खा लिया। खाना खाने के बाद रणवीर ने अवनी को बेड पर लेटाया और कहा कि आप यहाँ पर लेटो, हम अभी आते हैं। और उसकी बात सुनकर अवनी ने भी कुछ नहीं कहा। तभी रणवीर वॉशरूम में गया और वहाँ रणवीर ने शावर लिया और अपनी ब्रेस्ट पर टॉवल लटकाते हुए बाहर की तरफ आ गया। बाहर अवनी जो बेड पर सिर टिकाए हुए बैठी ही थी। तभी अवनी ने जब रणवीर को देखा तो इस वक्त वो काफी ज्यादा हॉट एंड सेक्सी लग रहा था। तभी रणवीर खुद पर अवनी की नजर महसूस करके हल्के से मुस्कुराता है और फिर अपने कदम अवनी की तरफ बढ़ाने लगता है। तभी रणवीर को अपनी तरफ आता देखकर अवनी ने भी अपनी निगाहें इधर उधर करना स्टार्ट कर दिया और ऐसे रिएक्ट किया जैसे वो उसे देख नहीं रही थी। और उसकी इस हरकत पर रणवीर बोला, जान, आप हमें ऐसे ताड़ सकती हो, वैसे भी अब हम आपके हस्बैंड हैं, तो आपका पूरा हक है हमें देखने का और छूने का भी। तभी रणवीर की बेशर्मी भरी बातें सुनकर अवनी सक्का पक्का रह गई और वो हकलाते हुए बोली, वो हम तो आपको थोड़ी देख रहे थे, हम तो बस अपनी बात पर अटकते हुए रणवीर को देखने लगती है अवनी। तभी रणवीर जल्दी से अवनी के पास गया और उसे कसकर हक करके बोला, जा, आप कुछ ज्यादा ही सोचती हैं, अभी आप रेस्ट करो, हम जल्दी से चेंज करके आते हैं। रणवीर की बात सुनकर अवनी भी शर्म से बिल्कुल लाल हो गई थी और उसने कुछ भी नहीं बोला। और वो बोलती भी क्या, क्योंकि रणवीर ने तो उसे इतना ज्यादा टाइट हग जो कर रखा था। इस वक्त शायद उसे ऐसा लग रहा था कि छोड़ते ही अवनी कहीं चली न जाएगी, इसीलिए वो ऐसा महसूस कर रही थी। तभी रणवीर मन मार कर उठा और फिर क्लोजेट की तरफ जाने लगा। उसके जाने के बाद अवनी ने अपने चेहरे पर हाथ रखा और फिर शर्माने लगी। उसे बहुत ज्यादा शर्म आ रही थी अवनी को इस तरह से अपने करीब देखकर। दूसरी तरफ महेश जी घर में एंटर हुए और उनके हाथ में रणवीर की दी हुई फाइल थी। उनका पूरा मुंह उतरा हुआ था और वो ऐसे चल रहे थे मानो उनके अंदर जान ही नहीं बची हो और वो काफी ज्यादा कमजोर हो गए हो किसी चीज से। महेश जी बिल्कुल लिविंग एरिया में आए जहां महेश जी की पत्नी और उनका बेटा शमीर बैठे हुए थे। उनके साथ रमेश जी का भी परिवार बैठा हुआ था और महेश जी को देखकर सीमा जी बोली, कहाँ गए थे आप और कितनी देर कर दी आने में? अपनी पत्नी की आवाज सुनकर महेश जी अचानक ही उनकी तरफ देखकर गुस्से से लाल ताल हुए जा रहे थे और उसी वक्त सीमा जी फिर से बोलती है कि अरे
बताइए भी कि कहाँ गए थे आप? हमें हम सब कितना ज़्यादा परेशान हो गए थे आपके लिए, और आप बिना बताए कहाँ चले गए थे? अपनी पत्नी को महेश जी गुस्से से बस देखने लगते हैं। तभी महेश जी चिल्लाकर बोले कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब कुछ करने की? तभी महेश जी की इतनी गुस्से भरी आवाज सुनकर सब अपनी जगह से उठ गए और हैरानी से महेश जी के पास आने लगे, और उनकी पत्नी सीमा जी उनकी ऐसी आवाज सुनकर डर से कांपने लगती हैं। और उसी वक्त समीर बोला, पापा आपको क्या हुआ है? आप इतना ज्यादा गुस्से में क्यों हैं? आखिर क्या किया है मॉम ने जो आप इतना ज्यादा हाइपर हो रहे हैं उन पर? तभी महेश जी अपने बेटे की बात सुनकर लगभग अपना आपा खोकर गुस्से भरी आवाज में बोलते हैं कि मुझे पूछने से पहले अपनी माँ से पूछो कि उसने क्या किया है। महेश जी की बात सुनकर सब सीमा जी की तरफ देखने लगते हैं और कोशिश करने लगे कि महेश जी क्या कहने की कोशिश करने कह रहे हैं। आखिर महेश जी की पत्नी सीमा जी ने क्या किया है? सबके चेहरे पर हैरानी और परेशानी थी। समीर फिर से अब महेश जी से बोला। तभी महेश जी लगभग अपना आपा फिर से खोकर गुस्से भरी आवाज में बोले कि मुझे पूछने से पहले अपनी माँ से पूछो। मैंने कहा ना कि उसने क्या किया है, क्या घटिया हरकत की है उसने। महेश जी की बात सुनकर सब सीमा जी की तरफ देखने लगे और उसके पास जाकर कोशिश करने लगे कि आखिर महेश जी के कहने का मतलब क्या है और वो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। सबके चेहरे पर हैरानी और परेशानी साफ थी, तो वहीं सीमा जी के चेहरे पर डर और हैरानी और कंफ्यूजन सब था। उन्हें अंदाजा था कि महेश जी का गुस्सा किस हद तक जा सकता था। तभी सीमा जी को परेशानी से सताने लगती है और वो महेश जी के पास धीरे धीरे आई और डरते हुए बोली, मगर थोड़ा सा सॉफ्ट वॉइस में बोली, क्या हुआ है महेश जी? आप इतना ज्यादा गुस्से में क्यों हैं? क्या मुझसे कोई गलती हुई है क्या? अपनी पत्नी की बात सुनकर महेश जी हाथों की नसें एकदम से तान कर उन्हें गुस्से से देखने लगते हैं और उन्होंने आव भाव देखा नहीं और सीधा एक जोरदार थप्पड़ सीमा जी के गाल पर मार दिया, और उस थप्पड़ की आवाज से इतनी थी कि सबके होश उड़ गए। तो वहीं सबकी आंखें बड़ी हो गई। तो समीर को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि अभी अभी क्या हुआ है, और उसका मुंह तो खुला का खुला ही रह गया। तो वही सीमा जी का चेहरा एक तरफ लटका हुआ था और उनका एक हाथ उनके गाल पर था। तो उनकी आंखों में से आंसू सीधे जमीन पर बह रहे थे जो गिर रहे थे। उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि अपनी नजर सामने करके सामने से महेश जी से कुछ भी देखे या पूछे। तभी महेश जी अपने दांत पीसते हुए उन्हें देखकर खुद के सामने करते हुए उनकी बाजुओं को कसकर जोर से पकड़कर बोले, घटिया औरत, मुझे पता था कि तुम लालची हो, पर अपने लालच में तुम इस हद तक गिर जाओगी ये मैंने कभी नहीं सोचा था। और अपनी माँ को तकलीफ में होता हुआ देख समीर जी से भी रहा नहीं गया और वो भी बीच में बोला कि पापा आप ये सब क्या कर रहे हैं? छोड़िए मॉम को। और उसकी बात में बाकी के लोग भी सीमा जी को छुड़ाने के लिए बोलने लगे, पर महेश जी अपने गुस्से भरी आवाज में सबको देखकर बोलते हैं, खबरदार, जो कोई भी बीच में आया तो आज कोई भी इसे नहीं बचाएगा और न ही हमारे बीच में कोई आएगा। उसने जो कुछ भी किया है, जब तुम लोगों को पता चलेगा ना, तब तुम लोग भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाओगे। और उनकी इतनी कड़क आवाज सुनकर सब एक कदम पीछे हो गए और उन्होंने बीच में ही ना बोलने का ठीक ही समझा। तभी समीर को अपनी माँ के लिए बहुत बुरा लग रहा था, पर वो अपने पापा के खिलाफ भी नहीं जा सकता था। कहीं ना कहीं समीर जानता था कि उसकी माँ कैसी है। कहीं दफा उसने भी अपनी माँ को समझाने की काफी कोशिश की थी, पर अपनी माँ के आगे वो उसकी कुछ भी नहीं चलने देती थी और हमेशा झुक जाता था। अभी उसके लिए उसके पापा के आगे भी नहीं बोल पा रहा था वो। जहाँ सब टेंशन में थे, तो वहीं सीमा जी को कहीं ना कहीं अंदाजा हो चला था कि महेश जी किसी के बारे में बात कर रहे हैं। तभी सीमा जी ने उन्हें देखा और फिर बात को संभालने की कोशिश करते हुए बोला कि महेश महेश जी, देखिए देखिए, पहले मेरी बात तो सुन लीजिए। सीमा जी की बात सुन महेश जी उन्हें खुद से दूर धक्का देते हुए गुस्से से घूरने लगे, जिससे सीमा जी जमीन पर गिर गई, पर महेश जी को उन पर थोड़ा सा भी तरस नहीं दिख रहा था।
तभी महेश जी गुस्से में चिल्लाकर बोलते हैं कि अपनी बकवास बंद करो, मुझे सब पता चल गया है कि तुमने क्या किया है मेरी बच्ची के साथ। कितनी लालची और घटिया औरत हो तुम। तुम्हारी वजह से ही, सिर्फ तुम्हारी वजह से आज मेरी बेटी मुझसे बात करने से डरती है और मुझसे दूर है। सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुमने जो कुछ भी किया है सीमा, उसके लिए मैं तुम्हें अब कभी भी माफ नहीं करूंगा। समीर की आंखें एकदम से नम हो चुकी थी और उसके लिए उसकी माँ की हालत बिल्कुल भी देखने लायक नहीं थी। वो आगे बढ़ा और उन्हें उठाने लगा, पर तभी महेश जी की रौकदार आवाज आई, वहीं रुक जाओ और पीछे हो जाओ समीर। अपनी माँ की मदद करने के बारे में सोचना भी मत। तुम्हें पता चला है ना कि तुम्हारी माँ ने क्या किया है, तो बस तो तुम भी शर्म से तुम्हारी नजरें भी झुक जाएंगी अगर तुमने जान लिया कि तुम्हारी माँ किस हद तक गिरी है। समीर अपने पापा की बात सुन रहा था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। एक तरफ उसकी माँ थी तो दूसरी तरफ उसके पापा थे। उसे पता था कि शायद इस बार उसकी माँ ने जरूर कोई ना कोई बहुत बड़ी गलती या कोई बात छुपाई है जो बहुत गलत है। पर कौन बच्चा अपनी माँ को ऐसी देखना चाहेगा। तभी समीर रोने लगा था और वो एक पल वहां पर नहीं रुका और ऊपर अपने कमरे में जाने लगा। महेश जी उसे जाता हुआ देख रहे थे पर उन्होंने उसे नहीं रोका। समीर के जाने के बाद महेश जी अपनी नजर सीमा जी से फेर कर गुस्से से बोले कि अभी के अभी निकल जाओ यहाँ से सीमा। कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें जान से मार दूं और मेरे हाथ तुम्हारा मर्डर हो जाए। वैसे भी तुमने जो हरकत की है ना, उसके लिए मौत भी कम सजा होगी तुम्हारे लिए। पर तुम मेरे बेटे की माँ हो और मैं नहीं चाहता कि वो तुमसे नफरत करे। इसीलिए यही अच्छा होगा कि तुम खुद ही हमारी जिंदगी से अभी दूर चली जाओ। और हाँ, अपनी शक्ल कभी भी मत दिखाना। सीमा जी काफी ज्यादा रो रही थी। वो महेश जी को अपनी बात समझाना चाहती थी पर महेश जी उनकी कोई भी बात सुनने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। भले ही महेश जी ने उन्हें कुछ भी नहीं बताया हुआ था, पर उन्हें सब कुछ पता था कि महेश जी ऐसा क्यों कर रहे थे और उन्हें क्यों इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था। सीमा जी काफी ज्यादा चालाक थी और उन्हें तो यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर महेश जी को सब कैसे पता है, उन्हें किसने बताया है। वो ये सोचकर काफी ज्यादा परेशान हो रही थी। तभी दूसरी तरफ रणवीर का रूम। अवनी इस वक्त बेड पर थी और उसकी बगल में रणवीर भी लेटा हुआ था। अवनी की नजर एक टक बस रणवीर को ही देखे जा रही थी, तो रणवीर भी बस उसे ही देख रहा था और रणवीर के ऐसे देखने से अवनी को काफी ज्यादा शर्म आ रही थी। अवनी रणवीर जो एक दूसरे को देखने में खोए हुए थे, तभी अचानक से ही अवनी ने अपनी नजरें रणवीर को देखने से हटा ली, तो रणवीर ने उसे ऐसा करता देख मुस्कुरा दिया और रणवीर अवनी के ऊपर झुका और उसकी नेक पर बाइट कर देता है। तो बाइट का एहसास होते ही अवनी ने अपनी आंखें मीच ली और अवनी ने रणवीर से कहा कि रणवीर, हमें दर्द हो रहा है, प्लीज बाइट मत करिए। अवनी की इस बात पर रणवीर कमर से उसे खुद के तरफ खींच कर लेता है और फिर वॉइस में हल्की से बोला, सॉरी जान, पर जब भी आप हमारे इतने करीब होती हैं तो हमें क्या हो जाता है, हम अपने आप को रोक ही नहीं पाते हैं। ऐसा लगता है आपको टूट कर प्यार करें, इतना प्यार करें कि आपकी रूह तक को पता चल जाए कि अवनी सिर्फ रणवीर की जान है और उसकी सांस है, उसकी जिंदगी है। रणवीर की ये सारी बातें अवनी की धड़कनें बढ़ा रही थी और वो अपनी आंखें मीच कर रणवीर की बातों को ध्यान से समझ रही थी। ये एहसास नया था। रणवीर के पास होना उसके लिए एक अलग ही फीलिंग्स लाता था। पता नहीं, पर वो खुद को पूरा महसूस करती थी। भले ही वो अब तक पूरी तरह से कंफर्टेबल नहीं हुई थी, पर वो रणवीर को रोकना भी नहीं चाहती थी। पर रणवीर ये अच्छे से जानता था कि अवनी को कब और कैसे महसूस होता है। वो अपनी गर्दन अवनी के सामने एक टक रखकर उसे देखने लगा और इस वक्त अवनी की आंखें बंद थी, पर उसकी ऊपर नीचे होती सांसें उसका हाल अच्छे से बयां कर रही थी। कुछ ऐसे ही निहारने के बाद रणवीर अवनी के हाथों को कोहनी पर रखकर खुद को शरारती अंदाज में अवनी से बोला, चांद, क्या आपको कुछ हो रहा है। उसकी ये बात सुनकर अवनी अचानक से अपनी आंखें खोलती है और रणवीर को देखने लगती है।
रणवीर की इंटेंस नजरें उस पर ही थी और उसे ऐसे देखकर अवनी को शर्म आ रही थी। उसने रणवीर को अपनी तरफ खींचा और फिर गले लगा लिया। तभी रणवीर ने उसे ऐसा करता देख और उसके बालों को सहलाने लगा। तभी रणवीर इस वक्त शर्टलेस था, जो अवनी अच्छे से फील कर रही थी। वो शर्माई और फिर रणवीर से बोली, हाँ हमें कुछ हो रहा है, इसीलिए हम चाहते हैं कि आप हमें ऐसे अपनी बाहों में बिल्कुल भी समेट कर रखें और कहीं जाने ना दें। इस पर रणवीर अपनी से बोला कि सोच लीजिए जान, फिर मत कहना। अवनी सोच लिया है, बट आप उस हद तक बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, हमें पता है। रणवीर हल्के से मुस्कुराया और बोला, काफी अच्छे से जानने लगी हैं जान आप हमको। तभी अपनी रणवीर की बाहों में सिमटते हुए बोली, हाँ तो क्यों ना जाने, हम भाई हैं आपकी, आपको जानने का हक है हमारा, जिसे हम काफी अच्छे से करना भी चाहते हैं। इसीलिए हम आपकी हर बात को नोटिस भी करते हैं। रणवीर बेड पर सीधा लेटकर अवनी को अपनी बाहों में भरकर अपनी आंखें बंद किए हुए बोलता है, ओके नाउ यू स्लीप, क्योंकि आपको नींद की जरूरत है जान। रणवीर की बात सुनकर अवनी ने कुछ भी नहीं कहा और वैसे भी काफी ज्यादा रात हो चुकी थी, तो अवनी को भी अब हल्की हल्की नींद आने लगी थी। तभी थोड़ी देर के बाद उसी पोजीशन में रहकर अवनी को नींद आ गई थी और उसकी गहरी सांस रणवीर अपने सीने पर महसूस कर रहा था। रणवीर ने अपनी आंखें खोली और अवनी को देखा, जो अभी किसी खरगोश की तरह उससे चिपक कर सो रही थी। रणवीर हल्के से मुस्कुराया और अवनी की नोज पर किस करके बोला, माई लिटिल रैबिट, सोते वक्त तो हम आप पे और भी ज्यादा प्यार आता है हमें। रणवीर खुद से बोला और फिर बड़े ही आराम से अवनी को बेड पर लेटाया और फिर खुद उठकर कहीं जाने लगा। और जाने से पहले रणवीर ने अवनी को अच्छे से ब्लैंकेट से कवर कर दिया। रणवीर ने नाइट स्टैंड से अपना फोन लिया और फिर बालकनी में जाकर खड़ा हो गया। बालकनी में जाकर रणवीर रेलिंग पर एक हाथ रखकर ऑन कॉल बोला, राका की बॉडी इसके भाई को भेज दो और उसकी भी तो पता चले कि गलती की सजा क्या होती है, उसको पता चलना चाहिए। उधर से अमन की आवाज आई, ओके बॉस हो जाएगा। उसकी बात सुनकर रणवीर फोन कट करने ही वाला था कि तभी अमन बोला, बॉस वो आपको कुछ बताना था। उसकी बात सुनकर रणवीर बिना भाव से बोला, बोलो। अमन ने रणवीर को बताते हुए कहा, बॉस वो लेडी बॉस की मॉम को घर से बाहर निकाल दिया है, पर उन्होंने किसी को भी नहीं बताया है कि उन्होंने क्या किया है। तभी रणवीर ने अमन की बात पर एक पल कुछ नहीं कहा, फिर बाद में उसने बिना किसी चिंता के कहा कि अभी कुछ भी मत करो, जैसा चल रहा है चलने दो, बाकी महज जी समझदार है, पर कल बात करते हैं, ओके। रणवीर ने अपनी बात अधूरी ही छोड़ दी और उसके बाद अमन ने कुछ भी नहीं कहा और फिर वहाँ दरअसल रणवीर ने अवनी को नींद में कसमसाते हुए देख लिया था, इसीलिए वो फोन रखकर अवनी को देखने लगा था। तभी रणवीर अवनी के पास लेट गया आकर और फिर उसे बाहों में लेकर बोला, जान आपको देखकर खुद पर कंट्रोल करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, पर अभी आप बिल्कुल ठीक नहीं हो, वरना इस वक्त हम आपको सोने नहीं देते। रणवीर ने इतना ही कहा और अवनी को हक करके वो भी इसके पास सो गया। तो अभी अमन ने और रणवीर ने किसके बारे में बात की है और अब रणवीर महेश जी के परिवार और महेश जी के साथ क्या करने वाला है, कहीं वो भी तो ऐसे राका की तरह मर नहीं जाएंगे या फिर कहानी में आएगा कोई और इंटरेस्ट। तो दोस्तों इसी के साथ इस कहानी का यह अध्याय यहाँ पर समाप्त हो रहा है। अगर आप जानना चाहते हैं इस कहानी में अब आगे क्या होने वाला है, तो आपको देखना पड़ेगा इस कहानी का अगला भाग।